हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6। ठीक है, जो लेखपाल का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें आज हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट करना है और 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है, बड़े ही ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा और देखिएगा कि अब तराजू पर तौलने की बात पुरानी हो गई। अब तराजू पर तौलने की बात पुरानी हो गई। कृत्रिम संसाधनों से सूरत नूरानी हो गई। जो ये मेकअप का इस समय प्रचलन बढ़ रहा है उसी के लिए बोला गया है कि कृत्रिम प्रधानों से सूरत नूरानी हो गई। दूसरे की तरक्की से जलने वाले बहुत हैं। दूसरे की तरक्की से जलने वाले बहुत हैं। शाबाशी देने की बात अब बेगानी हो गई। टीवी सीरियलों ने फैलाया है ऐसा मायाजाल। टीवी सीरियलों ने फैलाया है ऐसा मायाजाल, उसे देखने वालों की वैसी ही कहानी हो गई। ठीक है, इंटरनेट ने सुख में संग नाचने वाले अनगिनत हैं। जब आपके दिन सुख के आएंगे, सफलता के आएंगे तो आपके पीछे बहुत लोग होंगे। ठीक है, उसी के लिए बोला गया है कि सुख में संग नाचने वाले अनगिनत हैं। दुख से भरी तन्हाई में रातें वीरानी हो गई। इंटरनेट ने फंसा लिया है युवा वर्ग को, जो कि बिल्कुल ही सही है कि इंटरनेट ने फंसा लिया है युवा वर्ग को। लगता है मोबाइल ही अब जिंदगानी हो गई। अब इसमें थोड़ी सी कम बोला गया है, जिंदगानी ही नहीं ऑक्सीजन हो चुका है। ठीक है, अगर मोबाइल चार्ज ना हो तो जैसे लगता है कि जान ही चली जाएगी। ठीक है, तो इंटरनेट ने फंसा लिया है युवा वर्ग को। लगता है मोबाइल ही अब जिंदगानी हो गई। रिश्ते नाते भूलते ही जा रहे हैं सब। रिश्ते नाते भूलते ही जा रहे हैं सब। राजा रानी परियों की गुम कहानी हो गई। तो अब कहाँ कोई कहानियाँ सुनाता है। नहीं तो जब हम छोटे हुआ करते थे तो दादी हुआ करती थी, चाचा हुआ करते थे, डेली एक कहानी सुनाते थे। और कहानी सुन के जितना मज़ा आता था ना, उतना आज के ज़माने में मोबाइल से पबजी या फिर ये जो भी गेमें हैं ये खेलने में उतना अच्छा नहीं लगता या उतना मज़ा नहीं आता जो कहानियाँ सुन के हम लोग हंसते थे। तो वो एक ज़माना हुआ करता था। अब तो धीरे धीरे चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और परिवर्तन ज़रूरी है, लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं चाहिए जो हमारी युवा पीढ़ी को ही खा जाए। ठीक है, तो आप अपना समय बचा करके उसको सदुपयोग करिए, तभी आप अपने जीवन में आगे जा सकते हैं। अगर आप सही समय से सही डिसीजन और सही निर्णय नहीं ले पाते हैं तो आपका बेड़ा जो है कि गर्त होने वाला है, कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि देखिए आज के जो हालात हैं ना, मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। आज के जो हालात हैं, जब समय था हमें अपने इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, ठीक है, अपने क्षमता भंडार को, तेल क्षमता भंडार को बढ़ाने के लिए, तो हमारे देश के जो मुखिया हैं वो रैली पे रैली कर रहे थे। आज हालत बद से बदतर हो गए हैं तो चुपचाप आके बोल दिए कि भाई तेल खपत कम करिए, सोना मत खरीदिए। क्या ये सारी चीज़ें करने से चीज़ें सही हो जाएंगी? अभी हम देख रहे हैं जो अलग अलग उच्च लेवल पे जो पदाधिकारी बैठे हैं, आला अधिकारी बैठे हैं, वो लोग भी दिखा रहे हैं क्योंकि उनकी गाड़ी पीछे आ रही है, लेकिन फिर भी वो कोई साइकिल से जा रहा है दफ्तर, तो कोई ई रिक्शा से जा रहा है, कोई बैटरी वाली गाड़ी। भाई बैटरी वाली गाड़ी अगर आप ले भी ले रहे हैं तो चार्ज कैसे होगा? बिजली से होगा, बिजली से ही चार्ज होगा। और बिजली कैसे बनती है? आपको पता है कि भारत में अगर सबसे बड़ा
बिजली उत्पादक का कोई है तो तापीय बिजली है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जाती है। और ये बिजली कहाँ से आती है? कोयला से। कोयला ढुलाई में भी तो खर्च होगा, फिर भी तेल के ही दाम आने ही आने हैं, तो बिजली महंगी हो जाएगी। वैसे भी बिजली ने अभी सब लोगों का कमर तोड़ रखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि हमारे हिसाब से गलत है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि गलत को गलत कहने की क्षमता होना चाहिए। अगर सही हो रहा है तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ गलत ही होना चाहिए, लेकिन अगर गलत है तो गलत बोलिए, उसको बेझिझक गलत बोलिए कि नहीं आपने गलत किया है। ठीक है, तो युवा वर्ग जो है इससे पीछे भाग रहा है और कहीं ना कहीं किसी की जी हुजूरी करने के पीछे वो लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, काफ़ी आपसे हम गुफ्तगू हो लिए। अब हम लोग आते हैं अपने सेशन पे, और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मैकाले का स्मरण खेल, जो 1835 में आया था लेख। बी कह रहा है कि हंटर कमीशन 1882 में। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854। सार्जेंट योजना 1944। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि झांसी के किले में, बी कह रहा है अजमेर के किले में, सी कह रहा है आगरा, और डी कह रहा है कि इलाहाबाद के किले में। अगर हम बात करते हैं थॉमस रो मुगल जहांगीर से कब मिला था, ठीक है, किस किले में मिला था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अजमेर। क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि अजमेर में यह कब मिला था। अगला क्वेश्चन है, पंच व्यंग में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया गया है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गाय का दूध, बी कह रहा है गाय का गोबर, सी कह रहा है गाय का घी, और डी कह रहा है कि तुलसी। अगर हम बात करते हैं कि पंचगव्य में क्या सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है, तो नहीं किया गया है वो है तुलसी। क्या है? तुलसी इज द करेक्ट ऑप्शन सी। तुलसी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, देखिएगा अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश काउंसिल में हस्तांतरित कर दिया गया था। बी कह रहा है कि अंग्रेजों ने फैलाया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाए। सी कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। डी कह रहा है कि जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश शक्तियों को ब्रिटिश काउंसिल में हस्ताक्षरित कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हुआ क्या था कि 1857 की जब क्रांति भड़क उठती है तो अंग्रेज उसे जगह जगह से उठती है और अलग अलग नेता उसका नेतृत्व करते हैं, लेकिन जब यह पूरी तरीके से इसको दमन कर दिया जाता है तब जाके ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां होती हैं वो ब्रिटिश काउंसिल में क्या कर दी जाती हैं? हस्तांतरित की जाती है। तो परिणाम पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि उत्पन्न कैसे या स्टार्ट कैसे हुआ था, शुरू कैसे हुआ था। शुरू हुआ था वो हम सब जानते हैं कि मंगल पांडे थे, जिन्हें कारतूस दिया जाता था, जो गोली होती थी तो उस पर जो चमड़ा लगा होता था वो गाय का चमड़ा हुआ करता था। ठीक है, चर्बी हुआ करती थी, तो उन्होंने उसको मुंह से खींचने के लिए मना कर दिया और यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। लेकिन परिणाम ये होता है कि जब इस क्रांति को पूर्णतः दमन कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है पूरा, तब फिर एक
रूल आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियाँ हैं उसे ब्रिटिश हाथों में सौंप दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है ब्रिटिश कंपनियों को थोड़ा सा कुछ अधिकार जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी वो अपने हाथों में संरक्षित कर लेती है, ठीक है। तो इज द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने क्या कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अपर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष संबित किसी मामले को उच्चतम प्राधिकारी या न्यायालय में हस्तांतरित करने का आदेश देता है। ऑप्शन नंबर ए परमादेश, बी कह रहा है अधिकार पृच्छ, सी कह रहा है उत्प्रेक्षण, डी कह रहा है कि निषेध। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण हो जाएगा। यह आपको ये देता है कि कोई किसी भी याचिका को आप अपर न्यायालय में क्या करते हैं, भेज सकते हैं और उस पर वहाँ पे आपकी सुनवाई हो सकती है। तो उत्प्रेषण का अधिकार है जो आपको यह अधिकार देता है। तो जब आप आर्टिकल 32 पढ़ेंगे, कितना 32, तो 32 में 5 तरीके रीट दिया गया है, ठीक है। उस रीट का प्रयोग करते हैं हम अपने अधिकार के लिए। तो उस 5 तरीके के रीट में आपको यहाँ 4 दिया गया है, ठीक है। एक कौन सा नहीं है वो आप हमें बताइएगा कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि ग्राम सभा में निम्न में से कौन सा शामिल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, बी कह रहा है कि वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदान सूची दर्ज है, सी गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष हैं, वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदान सूची में दर्ज हैं, वो गांव में शामिल होते हैं निम्न क्रियाओं में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। आर्टिकल 54, आर्टिकल 63, आर्टिकल 66 और आर्टिकल 74। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66 के तहत होता है। चलिए आगे देखिएगा कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची में, बी कह रहा है संघ सूची में, सी कह रहा है समवर्ती सूची में और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची में। यह राज्य सूची का विषय है कि जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मिले जन लोगों को, ठीक है। अच्छा आप ये बताइएगा कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, क्योंकि यह सेशन मैंने आपको बहुत बार करा चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब दे पाएंगे। समवर्ती सूची की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। तो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 18। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभित किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 18, आर्टिकल 18
18 अनुच्छेद 18 के तहत प्रारंभ किया गया था। अगला है भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रूर। ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी हुगली, सी गोदावरी और डी स्वर्णरेखा को। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो रूर किसे कहते हैं? रूर कहते हैं दामोदर नदी को। किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि भारत का रूर किस बेसिन, नदी बेसिन को कहते हैं? तो दामोदर को कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो वो भी दामोदर नदी को ही कहते हैं। किसे? बंगाल का शोक, याद रखिएगा। अगला है मरुद्वीप संबंधित है। मरुद्वीप संबंधित है ग्लेशियर से, रेगिस्तान से, द्वीप से, पर्वत से। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो मरुद्वीप संबंधित है रेगिस्तान से। किससे संबंधित है? रेगिस्तान से। मरु मतलब मरुस्थल, ठीक है। द्वीप मतलब आप जानते हैं। तो मरुद्वीप का संबंध किससे है? तो उसका है रेगिस्तान से। किससे है? रेगिस्तान से। रोहतास दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश, बी कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर, सी कह रहा है उत्तराखंड, डी कह रहा है कि सिक्किम। अगर हम बात करते हैं रोहतास दर्रा, किसकी बात की जा रही है? रोहतास दर्रा की बात की जा रही है। तो ये आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन ए। रोहतास दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। अगला है पृथ्वी की निम्न में से किस परत को वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, बी मध्य मंडल, सी समताप मंडल और डी बाह्य मंडल। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समताप मंडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समताप मंडल। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए हिमालयी नम शीतोष्ण वन, बी कह रहा है उष्ण उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, सी कह रहा है कटिबंधीय नम पर्णपाती वन और डी कह रहा है कटिबंधीय गीला सदाबहार वन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि भारत में किस प्रकार के वन का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो वो है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गैर घरेलू गैस सिलेंडरों में भरी एलपीजी का भार कितना होता है? तो जो घरेलू सिलेंडर होते हैं उसमें सिलेंडरों का भार कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 14.2, बी कह रहा है कि 15.8, सी कह रहा है 19 और डी कह रहा है कि 19.4। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, तो ये कितना होता है? 19। कितना होता है? 19 केजी होता है। कितना होता है? 19 केजी होता है। इज द करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है और मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है। क्या अर्थ है? हमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य घट जाना। बी कह रहा है कि मुद्रा विशेष अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उचित मूल्य अंकवाने देना। सी कह रहा है कि कुछ पूर्व निर्धारित मुद्राओं के समूह के मूल्य में आने वाले परिवर्तनों के साथ साथ मुद्रा विशेष का मूल्य निर्धारित करना। डी है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और प्रमुख व्यापार सहभागियों के साथ बहुपक्षीय परामर्श करके मुद्रा विशेष का मूल्यांकन करना।
अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 17 का इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य घट जाना इसे कहते हैं अवमूल्यन का अर्थ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन, सॉरी माफ करिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 की देश के 4 राज्यों का जनसंख्या में अवरोही क्रम। ठीक है, तो अवरोही क्रम सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही। आरोही को जब हम बात करते हैं तो वह बढ़ते हुए क्रम में होता है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में होता है। और जब बात आती है अवरोही की तो ये घटते हुए क्रम में होता है। ठीक है, पहले सबसे बड़ा होगा, फिर इससे छोटा होगा, फिर इससे छोटा होगा, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, मतलब सबसे पहले बड़ा होगा और उसके बाद फिर छोटा होगा। ठीक है, तो अवरोही का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में, आरोही का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में। आ जिसमें आ लगा है वो बढ़ते हुए क्रम, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये हो जाएगा आरोही। अवरोही का मतलब होता है कि अव मतलब घटना, घटते हुए क्रम में सबसे पहले बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। बी कह रहा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। सी कह रहा है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। डी कह रहा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो ये 4 स्टेट आपको दिए गए हैं और जनसंख्या के क्रम में घटते हुए क्रम में बताना है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले आएगा महाराष्ट्र। क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र किस में है, तो महाराष्ट्र ए में नहीं है, सॉरी ए वाले में नहीं है, और महाराष्ट्र डी में भी नहीं है, महाराष्ट्र 2 में है। उसके बाद आएगा पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे, तो पश्चिम बंगाल इसमें भी नहीं है। तो इज द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु आ जाएगा जनसंख्या के क्रम में। ठीक है, क्या है, घटते हुए। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन चारों में से महाराष्ट्र में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, फिर मध्य प्रदेश में है और फिर तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मनरेगा, बी कह रहा है NRLM, सी कह रहा है RMSA और डी कह रहा है कि STEP। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। RMSA यह रोजगार से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों कैसे हैं, तो रोजगार से संबंधित हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर है, बी कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर है, सी कह रहा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रकार पर निर्भर है, डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 20 तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अप्रत्यक्ष कर है, कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जो सभी देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, यकृत के विषणहर के दूसरे चरण के दौरान खाली स्थान के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। किसे, ऑप्शन नंबर ए है वसा को, बी कह रहा है कार्बोहाइड्रेट को, सी कह रहा है फाइटोन्यूट्रिएंट को और डी कह रहा है कि प्रोटीन को। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रोटीन को। किसको, प्रोटीन को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि मानव प्लीहा
खाली स्थान को नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रक्त आयन, बी कह रहा है नाड़ी दर, सी कह रहा है हृदय स्पंदन और डी कह रहा है कि हार्मोन्स उत्सर्जन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का कि मानव प्लीहा को कौन नियंत्रित करता है, तो वो रक्त आयतन है। कौन है? रक्त आयतन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए। ओके, आगे देखिएगा, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए है कि टोकोफेरोल्स, बी कह रहा है कि बायोटीन, सी कह रहा है कैल्सीफेरॉल और डी कह रहा है कि नेप्थाक्विनोन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टोकोफेरॉल। अगला है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, कौन है? ऑप्शन नंबर ए है ध्रुव, बी है हर्षा, सी है अप्सरा और डी है विपुला। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अप्सरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्सरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए पीतल, बी सोदर या सोल्डर, डी कह रहा है कि ड्यूरेलुमिन और सी डी कह रहा है कि जर्मन सिल्वर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सोदर या सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडर या सोल्डर, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्याय स्वामित्व, ठीक है, ट्रस्टशिप की अवधारणा में उत्पादन के साधन किसके माने जाते हैं? केवल मालिक के, सरकार के, उस समुदाय के जो उस पर श्रम करेगा, विदेशी कंपनियों के। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उस समुदाय के जो इस पर श्रम करते हैं, इज द करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है भूमि की उत्पादकता किन कारकों पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए केवल मृदा के प्रकार पर, बी केवल जल की उपलब्धता पर, सी मृदा जल उन्नत विधियां, बाजार और प्रशासनिक व्यवस्था पर, डी कह रहा है कि केवल किसान की मेहनत पे। अगर हम देखें इस 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भूमि की उत्पादकता जो होती है मृदा पर निर्भर करती है कि मिट्टी कैसी है, फिर जल पे निर्भर करता है कि उसको जल सही मात्रा में मिल रहा है कि नहीं। अगर जल कम मिला, सूखा की स्थिति आती है तो भी फसल खराब होगी। अगर जल अत्यधिक मिल गया, बाढ़ की अगर स्थिति बनती है तो भी फसल खराब हो गई। तो इसलिए मृदा और जल जरूरी है, उन्नत विधियाँ भी जरूरी है। हमें कौन सी फसल उगानी है और उसकी विधि क्या है ये हमें बिल्कुल मालूम होना चाहिए। और उसके बाद जब फसल अच्छी हो जाती है तो बाजार और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी निर्भर करता है कि उसका उचित दाम हमें मिल सके, ठीक है। तो इसलिए इस 27 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, कपाट कपाट की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास सचिव, नाबार्ड चेयरमैन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 कपाट का जो कार्यकारी समिति अध्यक्ष होता है वो होते हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री इज द करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 25-26 में उत्तर प्रदेश के सोलर पंप के कुल मूल्य पर कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाना है? ऑप्शन नंबर ए 30%, बी 40% और सी 50% और डी 60%। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
29। तो कितना अनुदान मिलता है? 60%। कितना मिलता है? 60% मिलता है अनुदान। ठीक है, मतलब सब्सिडी मिलती है 60%। मतलब अगर कोई भी अगर यह योजना अगर आप लगवाते हैं पीएम कुसुम योजना, तो अगर आप 100 रुपया इसमें जमा करेंगे तो आपको रिटर्न हो जाएगा 60 रुपया। तो आपके जेब से कितने लगे? तो आपके जेब से लगा 40 रुपया। 40 रुपया आपको लगाना है, 60 रुपया सरकार देगी, तो पीएम कुसुम योजना के तहत लग जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं हर एक सेशन में 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है, और 10 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ जो मैथ के रहते हैं। टोटल जीएस के जितने भी इसमें पार्ट आते हैं, हिंदी भी आती है, वो सारे पार्ट मैं कंप्लीट कराता हूँ, सिर्फ 10 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। तो एक प्रैक्टिस सेट 3 सेट में तब्दील होता है। ठीक है, 30 सेशन में कंप्लीट होता है। तो इसलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भारत में कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2016, बी जनवरी 2017, सी जनवरी 2018 और डी जनवरी 2019। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का, तो ये कब शुरू किया गया था? जनवरी 2018। जनवरी 2018 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन को विराम देते हैं, और बिल्कुल आज का जो प्रैक्टिस सेट 6 है वो धीरे धीरे 2 सेशन में कंप्लीट ही हो जाएगा। सेशन कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा।